आज के इस व्याख्यान में मैं आपको आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आधुनिक काल के बारे में तो चर्चा अपने पहले व्याख्यान में भी हुई थी और इसके बारे में आद्य काल का जो साहित्य था उसका काल विभाजन भी किया था। जैसे भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है और साठोत्तरी। तो इसके बारे में तो पहले व्याख्यान में अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन आज अपना एक विषय है आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यानी आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। यानी आधुनिक काल की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण यह काल यानी रीति काल से अलग हुआ। यानी भक्ति काल और रीति काल में जो प्रवृत्तियां चल रही थी, क्या वो ही प्रवृत्तियां इसमें आई या इससे अलग हट करके इस साहित्य में कुछ घटित हुआ। तो इसके बारे में आज इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। यानी प्रवृत्तियां, विशेषताएं। यानी आलोचक कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर कविता के क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ इतिहास में आदिकाल, जिसको कुछ विद्वानों ने वीरगाथा काल भी कहा था और उस वीरगाथा काल के अलग अलग नाम भी दिए थे, जैसे अपभ्रंश काल है और वीरगाथा काल है, आदिकाल है, चारण काल है। इस प्रकार से यानी कुछ लोगों ने इसके अलग नाम दिए थे। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल आया था वो काल था भक्ति काल, और भक्ति काल के भी यानी 3-4 प्रकार के भेद किए गए थे। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, और निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। तो इस प्रकार से ये परंपराएं थी। और रीतिकाल चला था, तो रीतिकाल में जो साहित्य जो रचित हुआ था उस साहित्य को भी विद्वानों ने यानी 3 भागों में बांटा था। रीतिबद्ध है, रीतिमुक्त है और रीति सिद्ध है। तो इसी प्रकार से यानी रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में और भारतीय इतिहास में 1843 से पहले इसका समापन मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और परवर्ती जो आलोचक हैं, जो विद्वान हैं, वो 1900 संवत तक ये बताते हैं कि आते आते रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में समाप्त हो चुका था और आधुनिक काल यानी नया काल आया था। तो उस नए काल की यानी कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी जिससे यह यानी रीतिकाल से अलग होता है। तो सबसे बड़ी बात थी कि इस काल में जो पद्य साहित्य चल रहा था, पहले यानी आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक जो पद्य साहित्य चल रहा था और पद्य में ही ज़्यादातर साहित्य लिखा जा रहा था। गद्य का तो कोई अभाव था, यहाँ पर गद्य कोई ज़्यादा मात्रा में लिखा भी नहीं गया था और बहुत ही कम और संक्षिप्त मात्रा में गद्य का उल्लेख मिलता है। तो सबसे बड़ी बात अगर इसको कहें तो इस काल में गद्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। और गद्य का जो विकास हुआ वो ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में हो गया। गद्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, गद्य के जो भेद थे, जो प्रकार थे, तो वो सभी रूपों में यानी गद्य का विकास हुआ था, जो इसको यानी पुराने साहित्य से एकदम से अलग करता है। तो इस प्रकार से इसकी एक विशेषता थी कि इस काल में यानी गद्य साहित्य का बोलबाला रहा और गद्य का उद्भव और विकास भी इसी काल से माना जाता है। अगर अपन इसकी दूसरी विशेषता को देखें तो इसमें खड़ी बोली गद्य का विकास हो चुका था। खड़ी बोली यानी खड़ी बोली कौन सी थी? खड़ी बोली वही बोली थी जो आधुनिक हम हिंदी मानते हैं जिसको, यानी वो हिंदी जो यानी हमारे उत्तरी भारत से लेकर के मध्य भारत के यानी प्रदेशों में जो बोली जाती है, तो वो खड़ी बोली यानी खड़ी बोली का जो क्षेत्र था वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो ये जो बेल्ट था उस बेल्ट में यानी ये इस बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली। और खड़ी बोली यानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित हुई थी और साहित्य के क्षेत्र में यानी इसको ही ज़्यादा मान्यता दी गई थी। वैसे तो बोलियां और थी, अवधी थी, बघेली थी, छत्तीसगढ़ी थी, राजस्थानी थी, गुजराती थी, मराठी थी, तमिल, तेलुगु, खूब भाषाएं थी। लेकिन इस काल में यानी सबसे बड़ी बात हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। और वो बोली
यानी इतनी मात्रा में बोली गई थी जिसको 7 प्रांतों ने अपनाया, और उस 7 प्रांतों में अपनाने के बाद में इसमें जो साहित्य लिखा गया था वो गद्य के भागों में इसको हम बांट सकते हैं या बांटा गया था, जिसमें नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठोमरी है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार से ये साहित्य था, वो साहित्य यानी रीतिकाल से अलग हो गया था, गद्य का उद्भव और विकास हो गया था, और खड़ी बोली इसमें अपना ली गई थी। तो हिंदी में तो ये मानते हैं कि हिंदी के जितने भी विद्वान हुए हैं, आलोचक हुए हैं और कवि हुए हैं, वो हुए हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के। तो इस क्षेत्र में जो बोली फली फूली वो बोली ही यानी साहित्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ अग्रसर हुई, और इस बोली के माध्यम से हमारे यहाँ यानी खूब सारा साहित्य लिखा गया था। तो इस प्रकार से आधुनिक काल की अगर दूसरी विशेषता देखें तो यह विशेषता एकदम से प्रमुख और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अगर इसी काल की तीसरी विशेषता देखें तो इस काल में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य हमें दिखाई देता है। यानी इस काल की विशेषता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साहित्य, या इस साहित्य में राष्ट्रीय भावना का विकास भी हमें देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय भावना का विकास तो इसलिए लिखा गया था क्योंकि 1843 अगर आधुनिक काल शुरू होता है, और आधुनिक काल में यानी हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था, और उसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्यों रजवाड़ों से यानी मनमाना समझौता करके भोली भाली जनता पर अत्याचार करती थी, शोषण करती थी और करों की अदायगी करती थी। तो इस प्रकार के वातावरण में यानी एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था जिसमें इस बात को लिखा जाता था कि राष्ट्रीय भावना यानी सभी व्यक्ति समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, और सभी यानी एक ही ईश्वर की संतान है। तो इसको मानते हुए इस परंपरा का विकास हुआ, और इस परंपरा का विकास यानी प्राचीन भारत के इतिहास के उदाहरणों से प्रस्तुत करके कहा गया था। यानी एक कवि ने तो कहा था, जागो फिर एक बार, और किसी ने कहा था, हम कौन थे क्या होंगे अभी आओ विचारे आज मिल करके ये भारतवासी सभी समझते हैं। तो इस प्रकार से यानी कुछ लोगों ने कहा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इस प्रकार से उदाहरणों से देकर के एक ने कहा था, हिमाद्री तुम से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इस प्रकार से यानी उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, प्राचीन भारत के गुणगान करके वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया था कि प्राचीन काल में हमारी स्थिति क्या थी और हाँ आज हमारी स्थिति क्या हो गई। तो इसका राष्ट्रीय भावना के माध्यम से आधुनिक काल में इस बात का बहुत ही लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ था, और वो साहित्य इस काल की देन भी थी। क्योंकि राष्ट्रीय भावना यानी अगर पूरे समाज में अगर व्याप्त हुई थी तो उसका कारण था कि हमारे हिंदी के कवियों ने और विद्वानों ने लेखकों ने इस बात को साबित कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जब तक भारत रहेगा तब तक यानी भारतवासी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, और उसी के साथ लोगों में ये भावना भी उत्पन्न हो गई थी कि कैसे तैसे भारत को आज़ाद करवाया जाए। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा थी, जो साहित्य था, वो आधुनिक काल में ही व्याप्त दिखाई देता है, और उसमें राष्ट्रीय भावना प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। और अगर इस साहित्य को और गहराई से देखें तो इस प्रकार का जो साहित्य लिखा गया था आधुनिक काल में, उस साहित्य की एक विशेषता थी प्रकृति चित्रण। यानी इस काल के साहित्य में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में यानी प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। यानी छायावाद के जो कवि हुए हैं वो तो प्रकृति के सुकुमार कवि हुए हैं, जैसे प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है। इन लोगों ने तो प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया कि प्रकृति में यानी व्यक्ति एकदम से आबुद्ध होकर के रह जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति का जो चित्रण किया गया था इस काव्य की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी। और अगली विशेषता अगर इस काल की देखी जाए और इस काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखी जाएं, विशेषताएं देखी जाएं, तो इस काल में एक वाद साहित्य का भी विकास हुआ था, जैसे प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, तो इस प्रकार से अभिव्यंजनावाद है। तो इस प्रकार से इस साहित्य का खूब ज़्यादा विकास हुआ था, और इस काल की जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं इतनी हैं कि बल्कि और भी इसकी विशेषताएं थी। तो इस दृष्टि से
आधुनिक काल में जो साहित्य रचा गया था वो साहित्य यानी प्रमुख परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप आपको और बताना चाहता हूँ कि इस काल में जो साहित्य था उस साहित्य की प्रवृत्तियां जैसे मैंने आपको संकेत मात्र में बताई हैं और आगे भी इसका मैं अच्छी तरह से खुलासा कर रहा हूँ कि सबसे अगर पहली विशेषता हमने जैसे मैंने आपको बताया कि पद्य के साथ साथ गद्य का विकास भी हुआ था। यानी इस काल में मैंने आपको पहले बता दिया कि गद्य का उद्भव और बहुमुखी विकास इस युग की प्रमुख विशेषता है। मुद्रण के अभाव में साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था और वस्तुतः है आधुनिक काल से पूर्व साहित्य शब्द पद्य का पर्यायवाची भी था। यानी गद्य से पहले यानी पद्य का ही पूरा बोलबाला था और आधुनिक काल में ही गद्य का विकास हुआ था। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य करके आलोचकों ने इसका नामकरण गद्य काल किया है। इसकी अगर दूसरी विशेषता देखी जाए तो खड़ी बोली का साहित्य के क्षेत्र में एकाधिकार हो गया था इस काल में। आधुनिक काल में आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना खड़ी बोली गद्य का आरंभ और खड़ी बोली द्वारा ब्रज भाषा को अपदस्थ कर स्वयं गद्य पद्य का माध्यम बन जाना है। खड़ी बोली संपूर्ण हिंदी भाषी प्रदेशों की पारस्परिक बोलचाल की व्यवसाय तथा संपर्क की भाषा थी। इसलिए नए साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे माध्यम बनाना युग की अनिवार्य आवश्यकता थी। तीसरी विशेषताएं देखें, राष्ट्रीय भावना का विकास। आधुनिक काल की तीसरी प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की ही है। राजनीतिक चेतना इस युग की प्रमुख भावना रही है। इस काल में कवियों ने गरीब किसान और मजदूरों की चर्चा की, विद्यार्थी समाज के उत्थान का प्रयत्न किया और नवयुवकों में देशभक्ति का संचार किया। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम ऐक्य भी राष्ट्रीय भावना का एक रूप बन गया था। इस परंपरा को तो वैसे भक्ति काल के कवि जो कबीर हुए हैं, जो संत संप्रदाय हुए हैं, उन लोगों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता को ऐक्य बनाए रखने का प्रयास किया था और ये विशेषता शायद वहीं से आई होगी इस आधुनिक काल के क्षेत्र में। अगर इसकी चौथी विशेषताएं देखे जाएं तो सामाजिक क्षेत्र में नवयुग की चेतना यानी मानवतावाद। आधुनिक काल की चौथी विशेषता साहित्य में नवयुग की चेतना से अन्य रूपों का विकास है, जैसे मानव का रूप, सामाजिक अवस्था इत्यादि। अब साहित्य का साध्य उच्च वर्ग नहीं रह गया और साहित्य जनवादी विचारों से समन्वित होकर यथार्थ की भूमिका पर विकसित हो रहा था इस आधुनिक काल में। प्रकृति चित्रण, इसके बारे में मैंने पहले बता ही दिया। फिर भी आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति के मधुर चित्रण की है। श्रृंगार युग में प्रकृति उद्दीपन रूप में व्यवहृत थी। भारतेंदु युग से ही प्रकृति स्वतंत्र आलम्बन के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देश प्रेम के चित्रण में तो प्रकृति चित्रण मिलते ही हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के स्वतंत्र काव्य भी प्राप्त होते हैं। इसकी अगली विशेषता को देखें तो वादों की प्रधानता। आधुनिक काल के प्रमुख वादों में छायावाद है, रहस्यवाद है, अभिव्यंजनावाद है, स्वच्छंदतावाद है, अभिजात्यवाद है, पलायनवाद है, हालावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता को अभिव्यक्त करने वाला प्रयोगवाद। इन विचारधाराओं के संघर्ष से एक और बौद्धिक परिमार्जन हुआ तथा दूसरी ओर साहित्यिकों की इसमें संख्या बढ़ी। इस प्रकार इन वादों के कारण आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। तो इस प्रकार से मैंने आधुनिक काल के प्रमुख साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो विशेषताएं थी, 5 मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं। और इसके अलावा भी यानी जैसे इस काव्य का अगर भाव पक्ष और कला पक्ष देखा जाए और इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें और भी विशेषताएं उभर करके सामने आ सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आधुनिक काल की प्रमुख जो विशेषताएं थी उसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो अगले वीडियो में मैं इससे आगे आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही।